गरीब बहू के घर आई दो अमीर सहेलियां। सुमन एक फीकी सी साड़ी में दुल्हन बनकर बैठी होती है। तभी उसकी दोनों सहेली अहाना और काव्या महंगा सा लहंगा पहनी हुई एक बड़े से बॉक्स के साथ कमरे में आती है। आ गई तुम दोनों। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओ कैसी लग रही है तुम्हारी सहेली इस दुल्हन के लिबास में। ऐसा कहते हुए सुमन की आंखों में गरीबी और लाचारी के कारण आंसू भर आते हैं। तभी अहाना कहती है, अरे यार आज तेरी शादी है। हेलो मैडम, कहाँ खो गई? अरे ये पुराना जमाना नहीं जब लड़कियों की शादी फीकी पुरानी साड़ी में कर दी जाती थी और बैलगाड़ी पर बिठाकर उनको ससुराल भेज दिया जाता था। ये ले, इसमें तेरी शादी का जोड़ा है, जल्दी से इसे पहन ले। तुम दोनों अपनी इस गरीब सहेली की शादी में आई हो, इतना ही बहुत था। ये बेफिजूल का खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी? आज हमारी प्यारी सहेली की शादी है, वो सबसे सुंदर तो लगनी चाहिए ना। इसके बाद सुमन शादी का लहंगा पहन लेती है, जिसके बाद दोनों अमीर सहेलियां मिलकर गरीब सुमन का सुंदर सा मेकअप करके मंडप में ले आती हैं। थोड़ी ही देर में सुमन की शादी श्याम के साथ हो जाती है और अहाना और काव्या सुमन को विदाई करते हुए फूट फूट कर रोती है। यार सुमन, हम तीनों बचपन से साथ रही हैं और आज तो हम दोनों सहेलियों को छोड़कर ससुराल जा रही है। तेरे जाने के बाद तेरे साथ की सारी खट्टी मीठी यादें खूब याद आएगी। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आएगी। मेरी प्यारी सहेलियों, अपना ख्याल रखना। इस तरह सुमन की विदाई के साथ दोनों सहेलियां उसे हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। ये कहानी है बचपन की तीन सहेलियां सुमन, काव्या और अहाना की। काव्या और अहाना अमीर बिजनेसमैन की बेटियां थी, इसलिए उनका घर हर सुख सुविधाओं से संपन्न था। उन दोनों सहेलियों की मुलाकात सुमन से तब हुई जब सुमन उनके स्कूल में पढ़ने आई थी। सुमन को उस महंगे से स्कूल में भेजने के लिए उसकी गरीब माँ लता बहुत मेहनत करती थी। इसलिए कि सुमन गरीब थी, स्कूल का हर एक स्टूडेंट उसे घिन भरी नजरों से देखता था। वहीं काव्या और अहाना के लिए गरीब सुमन सिर्फ उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। थोड़ी ही देर में सुमन अपने ससुराल आ जाती है, जहां दरवाजे पर फटी पुरानी साड़ी में उसकी सास खड़ी होती है और उसका स्वागत करती है। बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी, हमारे इस गरीब घर में तेरा स्वागत है बहू। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, क्योंकि अब से ये छोटा सा घर आंगन ही मेरा संसार है। ये सुनकर गरीब चंदा अपनी बहू सुमन के सर पर हाथ फेरती है। चलिए सुमन भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ। सुमन के छोटे से घर के ससुराल में सिर्फ दो ही कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में उसके सास ससुर और ननद सोते थे, तो वहीं एक कमरा उसे और श्याम को रहने के लिए मिला हुआ होता है। कमरे की हालत बहुत ही टूटी फूटी सी थी, जिस कारण वो कमरा दिन रात गर्मी और भपके से भरा रहता था। मुझे माफ कर देना सुमन, तुम भी सोच रही होगी कि कैसा गरीब ससुराल मिला है मुझे, और कैसा गरीब पति है तुम्हारा जो कमरे में एक पक्की छत भी नहीं बना सका। अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखना, एक ना एक दिन भगवान हमारे घर के अच्छे दिन जरूर फेरेगा। आज दुख है तो कल सुख भी होगा। सुमन की बातों ने श्याम के मन को नए हौसले से भर दिया था। बहुत ही जल्द सुमन अपने ससुराल के छोटे से गरीब घर के आंगन में ढल गई थी। वहीं उसकी दोनों अमीर सहेलियां आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। वहीं सुमन की गृहस्थी अभी भी गरीबी में कट रही थी। सुमन बहू, ये ले 50 रुपए, शाम को बाजार से जाकर सब्जी ले आना। जी ठीक है माँ जी। अचानक सुमन के घर के आगे से एक आइसक्रीम वाला गुजरता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम मलाई वाली है। आइसक्रीम देखकर गरीब बहू को अपनी दोनों अमीर सहेलियों की याद आ जाती है, जब वो अक्सर गर्मियों में साथ मिलकर आइसक्रीम खाती थी। मगर आज ससुराल के गरीब हालातों ने सुमन को मन मारने पर मजबूर कर दिया था। माँ जी ने ये पैसे मुझे सब्जी खरीद कर लाने के लिए दिए हैं। ससुर जी और श्याम जी दिन भर भरी गर्मी झेलकर और अमीर लोगों के ताने सुनकर खून पसीना बहाकर ये एक एक पैसा कमाते हैं। मैं इसे आइसक्रीम पर खर्च नहीं कर सकती। ये सोचकर गरीब लाचार बहू ललक कर रह जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और काव्या और अहाना विदेश से वापस आ जाती है। अहाना, तुझे याद है ना, हमारी सहेली सुमन का बर्थडे आने वाला है। हम दोनों उसे बर्थडे पर सरप्राइज देने बिना बताए उसके ससुराल चलेंगे। हाँ यार, वैसे भी उसे मिले बहुत वक्त हो गया। सुमन के जन्मदिन के दिन अहाना और काव्या उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है और बड़ा सा केक और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर उसके गांव आती है। ओह गॉड काव्या, इस गांव में तो बहुत सारी गलियां हैं। हम अपनी सहेली को कहाँ ढूंढेंगे? दोनों सहेलियां आगे आकर एक विमला नाम की औरत से पूछती है। हम अपनी सहेली को कहाँ ढूंढेंगे? सुनिए, आप बताएंगी सुमन का घर कौन सा है? वो देखो बिटिया, इस गली से चली जाओ, आखिरी घर उसी का है।
एक गरीब से घर के सामने रुकती है जो सुमन का ससुराल होता है, जहाँ सुमन भरी गर्मी में एक फीकी सी साड़ी पहने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अपनी दोनों सहेलियों को देखकर उस गरीब बहू का मुरझाया चेहरा खुशी से खिल उठता है। अहाना, काव्या, तुम दोनों मेरे घर, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हमारी प्यारी सहेली, ये क्या हालत बना रखी है तुमने। घर आई बहू की अमीर सहेलियों को देखकर चंदा जल्दी से पड़ोस के घर से 2 कुर्सियां लाकर उन्हें बिठाती है। आओ आओ बेटी, बैठो ना, खड़ी क्यों हो। बहू, तू इनसे बातें कर, मैं बस अभी आई। चंदा अपनी बहू सुमन को घर आई अमीर सहेलियों के पास बैठने को बोलकर नीलू को रसोई में ले आती है और मसाले के डिब्बे टटोलने लगती है। अरे इसी में तो मैंने 100 रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ है। हाँ, मिल गए। नीलू, ये पैसे लेकर जा और बाजार से थोड़े समोसे और हाँ, वो महंगी वाली मिठाई ले आना। तब तक मैं बहू की सहेलियों के लिए चाय बनाती हूँ। पहली बार बहू की सहेलियाँ हमारे घर आई है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है माँ, जाती हूँ। नीलू जल्दी से बाजार से मिठाई और समोसे लेकर आती है। इतने में चंदा चूल्हे के आंच पर भारी गर्मी में आहाना और काव्या के लिए सिर्फ दूध में चाय बनाती है और पसीने से भीग कर घर आई बहू की सहेलियों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये लो बेटी, नाश्ता करो। ये क्या माँ जी, आप तो पूरी तरह पसीने से भीग गई हैं। मेरी चिंता मत करो बेटी, मैं ठीक हूँ और मुझ गरीब को तो इस गर्मी की आदत है। तुम नाश्ता करो। इसके बाद आहाना और काव्या अपने सामने प्लेट में रखा बिस्किट खाती हैं और चंदा खुद पसीने में भीग उन दोनों को हाथ पंखे से हवा करती है। सुमन की सास का स्नेह भरा स्वभाव देखकर आहाना और काव्या का मन खुशी से भर आता है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और कड़ी धूप और चिलचिलाती गर्मी के कारण आहाना और काव्या का चेहरा पसीने से भर जाता है, जिससे चंदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी, मैं बस अभी आती हूँ। दोनों सहेलियों का मिजाज बदलने के लिए गरीब सास कड़ी धूप में उनके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाकर देती है। अरे सुमन, ये माँ जी कहाँ चली गई? पता नहीं आहाना और काव्या, माँ जी को धूप में निकलना भी मना है। अरे माँ जी, आप इतनी गर्मी में कहाँ चली गई थी? बस बाजार तक गई थी बहू। ये लो बेटी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, इससे गर्मी से राहत मिलेगी। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? आप इतनी गर्मी में हमारे लिए आइसक्रीम लाने बाहर गई? अरे बेटी, तुम दोनों पहली बार हम गरीबों के घर आई हो। तुम हमारी मेहमान हो और मेहमानों का आदर भाव अच्छे से करना चाहिए। सचमुच माँ जी, हमारी सुमन बहुत खुश नसीब है जो उसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है और आप जैसी प्यारी सास। सुमन की गरीब सास पूरे वक्त घर आई बहू की अमीर सहेलियों के स्वागत में लगी रहती है कि उन्हें क्या खिला दें पिला दें। आखिर में आहाना और काव्या अपने साथ सुमन के जन्मदिन के लिए खास लाया हुआ केक का डिब्बा खोलती है। चलो हमारी प्यारी सहेली, आगे आकर केक काटो। तुम दोनों ना बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी मेरा बर्थडे भूलती नहीं। अरे ऐसे ही थोड़े हमारी दोस्त इतनी खास है। चलो अब जल्दी से केक कट करो। इसके बाद सुमन खुशी से केक काटकर अपनी दोनों सहेलियों को खिलाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां कहती है, अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं। आपने हमारा इतना स्वागत आदर किया, यहाँ आकर हमारा मन खुशियों से भर गया। पता ही नहीं चला पूरा दिन हंसते खेलते कैसे कट गया। अब हमें इजाजत दीजिए। जरा ठहरो बेटी, ये लो तुम्हारे लिए। मुझ गरीब की ज्यादा बड़ी हैसियत तो नहीं है, जो बन पड़ा है वो दे रही हूँ। माँ जी, आपने जो इतनी खुशी से हमारा स्वागत किया, इतना तो कोई गरीब ही कर सकता है। आखिर में आहाना और काव्या सुमन को गले से लगा लेती है और चंदा का दिया हुआ उपहार खुशी खुशी लेकर उसका आशीर्वाद लेकर घर लौट आती है। मगर आज उसके दिल में सुमन के ससुराल को लेकर बड़ी तसल्ली और खुशी है, क्योंकि सुमन के छोटे से घर संसार की नींव प्यार पर टिकी है, जिसे गरीबी भी ढा नहीं सकी। अंजू और मंजू दोनों बहनें थीं। दोनों की शादी एक ही घर के 2 बेटे अजय और विजय से हुई थी। दोनों अपने गृह प्रवेश के बाद अपने ससुराल के अंदर आती हैं। संजय और विजय, अपनी अपनी पत्नियों को ले जाओ, मैंने वहाँ तुम लोगों के लिए बिस्तर लगा दिया है। तुम सब थक गए होगे ना, जाकर आराम कर लो। क्या हम इस बिस्तर पर सोएंगे? हाँ बहू, तुम और संजय उस बिस्तर पर सो जाना, विजय और मंजू उस बिस्तर पर सो जाएंगे और मैं और तुम्हारे ससुर जी यहाँ इस बिस्तर पर सो जाएंगे। हम लोग ऐसे कैसे रहेंगे? मुझे तो ऐसे सबके साथ रहने में अभी से ही शर्म आ रही है। हाँ माँ जी, मंजू बिल्कुल सही कह रही है, हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। हाँ लेकिन अब तुम दोनों को यहीं रहना होगा हमारे साथ, वो भी इस एक ही कमरे में।
तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे बिस्तरों के पास एक एक पर्दा लगा दिए हैं, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ अपने बिस्तर पर चली जाती हैं। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से ये मच्छर। मैं क्या इतनी गर्मी में और इन मच्छरों के साथ अपनी सुहागरात बनाऊंगी? अंजू डार्लिंग, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तुम तो जानती हो ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 2 और कमरे बनवा सके। लेकिन हमारी सुहागरात का क्या होगा? वो तो हम बनाएंगे। इतना कहकर संजय जैसे ही अंजू के करीब आता है, वैसे एक मच्छर संजय के गाल पर बैठ जाता है, जिसे देख अंजू मच्छर भगाने के चक्कर में अपने पति को ही थप्पड़ मार देती है। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? भला अपनी सुहागरात में कोई अपने पति को थप्पड़ मारता है क्या? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बल्कि मच्छर को मार रही थी। लेकिन मैं तो मच्छर नहीं हूँ ना। अंजू और संजय गर्मी और मच्छर की वजह से सो नहीं पा रहे होते हैं और इधर मंजू और विजय का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। एक तो एक कमरे का घर, ऊपर से इसमें एक ही पंखा है, वो भी माँ जी और ससुर जी की तरफ है। हम इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? और हमारी सुहागरात, इसका क्या होगा? कहीं कोई आ गया तो? तुम डरो मत, कोई नहीं आएगा। अंजू भाभी और संजय भैया की भी तो सुहागरात है, वो तो आएंगे नहीं। और माँ और पापा तो सो गए हैं। मंजू और विजय एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक अनीता वहाँ आ जाती है। हाय राम, मुझे माफ करना, मुझे आवाज देकर आना चाहिए था। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, वो तो मैं तुम लोगों को मच्छर मारने वाली अगरबत्ती देने आई थी। ये लो, अब मैं जा रही हूँ। अनीता के ऐसे आने पर दोनों को बहुत ज्यादा शर्म आती है। गर्मी और मच्छर से परेशान होकर जैसे तैसे ये चारों सो जाते हैं। अगले दिन अब क्या दोनों की दोनों सोती रहोगी या उठोगी भी? माँ जी, वो मच्छर और गर्मी की वजह से लेट सोई थी, इसलिए उठने में जरा लेट हो गया। लेट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लेट हो गया। टाइम देखा है कितना हो गया है। अब जल्दी से उठो और जाकर नहा धो लो, फिर घर के काम में लग जाना। दोनों बहनें एक एक करके बाथरूम में जाती हैं और नहाकर बाहर आती है। ये ले बहू, इन कपड़ों को बाहर आंगन में बैठकर धो दे, और तू मंजू जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन कर दे, ठीक है? इतना कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है। एक तो गर्मी की वजह से पूरी रात भर परेशान रही हूँ, ऊपर से दिन में भी चैन नहीं है। भला इतनी धूप में कपड़े कौन धोता है? पता नहीं दीदी क्या होगा, हम इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? दोनों बहनें ना चाहते हुए भी घर का काम करती हैं और सभी के लिए खाना बनाती हैं। अरे अंजू और मंजू बहू, ये क्या तुम लोग क्या कपड़ों के ऊपर से नहा कर खाना बना रही हो? माँ जी, ये पानी नहीं है, पसीना है। लेकिन इतना पसीना कैसे आ रहा है तुम दोनों को? इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो पसीना ही आएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, खाना बनाने के बाद तुम दोनों जाकर नहा लेना, इससे तुम दोनों को शांति मिलेगी गर्मी से। मंजू तू रुक, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ, फिर तू नहा लियो। इतना कहकर अंजू बाथरूम में नहाने जाती है। अंदर जाने के 5 मिनट बाद ही अंजू के चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ मंजू, ये अंजू चिल्ला क्यों रही है? पता नहीं माँ जी, क्या हुआ? अंजू बहू गेट खोल, क्यों चिल्लाया तूने? सब ठीक है ना? अब अंजू बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, मंजू और अनीता दोनों ही उसे देखकर डर जाती हैं। ये क्या बहू, तू इतनी लाल कैसे हो गई और तू चिल्लाई क्यों थी? माँ जी, वो जब मैंने नहाने के लिए शावर ऑन किया तो धूप की वजह से टंकी का पानी बहुत गर्म हो गया था, जिससे गरम गरम पानी मेरे ऊपर गिर गया, इसलिए मैं चिल्लाई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गर्मी की वजह से सारा परिवार परेशान होता है। दोनों नई नवेली बहुओं को अपने पति के साथ एक ही कमरे में रहने में काफी परेशानी होती रहती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, आज तो मैं इस पंखे के नीचे ही आराम करूंगी, मैं अब और गर्मी में नहीं सो सकती हूँ। दोनों बहनें पूरा दिन पंखा चलाकर आराम करती हैं। पंखा काफी पुराना होता है, पूरा दिन चलने की वजह से इकलौता पंखा भी खराब हो जाता है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? घर का इकलौता पंखा भी खराब कर दिया। बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती इतनी गर्मी में, वो भी सबके साथ एक ही कमरे में। मुझे रहना अब गवारा नहीं है, अब मैं जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो अंजू? हमने अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो मुझे छोड़कर। हाँ दीदी रुक जाइए। हाँ बहू, हमारी इज्जत का क्या होगा ये तो सोचो। अपने ससुराल वालों को ऐसे देखा अंजू को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो घर छोड़कर नहीं जाती है। अगले दिन मंजू को काम करते हुए अपने घर के पास एक पेपर दिखाई देता है। इस पेपर में क्या लिखा है? अरे ये फैक्ट्री तो हमारे घर के पास ही है और यहाँ सामान पैक करने का काम किया जाता है। इन लोगों को वर्कर्स की जरूरत है। मुझे ये दीदी को बताना चाहिए। दीदी ये देखो, ये क्या है?
हमारे घर के पास जो फैक्ट्री है वहाँ पर वर्कर्स की जरूरत है, हम जाकर वहाँ काम कर सकते हैं, जिससे कुछ पैसे घर में आ जाएंगे तो हम कम से कम पंखे तो ले आएंगे और इस गर्मी से तो बचेंगे। दोनों बहनों को काम करने का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और दोनों रोज रोज सुबह सुबह काम करने के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही महीनों में दोनों बहनें अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर लेती हैं। अपनी पत्नियों को देख संजय और विजय भी बहुत मेहनत करते हैं, जिससे चारों अपने पैसों से एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। घर तो बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, इसमें 3-3 कमरे हैं, तो हम सबको रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हर एक कमरे में एक पंखा और एसी भी है। अब हमें गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। अब सारा परिवार आराम से अपने नए घर में रहता और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है।